भाषा परिवार तक। ठीक, भाषा परिवार का मतलब ये होता है कि दो भाषाएं जिनमें या तो उच्चारण के आधार पर समानता हो या लेखन के आधार पर समानता हो, किसी एक प्रकार से उनमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, चाहे उच्चारण हो या लेखन में, तो उन्हें भाषा परिवार कहते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 12 भाषा परिवार पूरे विश्व में बोले जाते हैं, जिसमें से भारत की अगर बात करेंगे तो 5 भाषा परिवार भारत में बोले जाते हैं, जिनमें से एक कौन सा था, भारतीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और अंडमानी निकोबारी भाषा परिवार। ये 5 भाषा परिवार है भारत के अंदर। भाषा परिवार में बता दिया था। ठीक, कल ये बता दें, कल हम पढ़ क्या रहे हैं, तो भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। कल जो हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास, उसमें हिंदी शब्द कहीं तक नहीं आया है। कल हमने ये पढ़ा था कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो वैसे मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, लेकिन टोटल अगर पूछा जाएगा कुल प्रकार तो 3 प्रकार से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। और ये बता दें कुछ विद्वान सांकेतिक भाषा को अलग रूप मानते हैं, तो सांकेतिक भाषा तीसरा प्रकार हो जाएगा। ठीक, तो कुल कितने प्रकार हो जाएंगे भाषा के, 3 प्रकार हो जाएंगे, जिसमें पहला प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले मौखिक भाषा आई। मौखिक के बाद जब हमने चिन्हों में व्यक्त कर दिया तो उसी भाषा को लिखित भाषा बोल दिया। लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अलावा एक विशेष कंडीशन जो होती है, स्पेशल तरीका होता है, वो होती है सांकेतिक भाषा, जहां ना वर्णों का प्रयोग किया जाता है ना मतलब ना ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार थे भाषा के। तो लिखित भाषा में हमने 2 प्रकार पढ़े थे, एक तो योगात्मक, योगात्मक को श्लिष्ट योगात्मक कह देते हैं, और दूसरी पढ़ी थी वियोगात्मक, जिसे क्लिष्ट वियोगात्मक भाषा कह देते हैं। जिसमें कारक चिन्ह जुड़े होते हैं उसे योगात्मक कहते हैं, जिसमें कारक चिन्ह अलग होते हैं उसे वियोगात्मक कह देते हैं। हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत कैसी है, योगात्मक भाषा। ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी कल के क्लास में। अब हम आते हैं हिंदी के ऊपर। अभी तक हमने हिंदी के बारे में नहीं पढ़ा था। अब जो भाषा परिवार है उसमें एक भाषा परिवार पढ़ा था हमने, भारतीय भाषा परिवार, जिसमें हमारी जो हिंदी भाषा है वो किसकी सदस्य है, भारतीय भाषा परिवार की सदस्य है। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा है वो भी किसकी सदस्य है, भारतीय भाषा परिवार की सदस्य है। ठीक, जो भारतीय भाषा परिवार है उसे भारतीय आर्य भाषा काल भी कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक, फिर उसे हमने चरणों में विभाजित किया है, तो उसके कितने चरण हैं, कितने चरणों में विभाजित किया गया है उसे, 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो जो भारत के अंदर बोली जाती है जो भाषाएं उन्हें कहते हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार। ठीक, भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसकी देखो एक तो ये हो गया भाषा परिवार, हम पीछे पढ़ रहे थे अभी भाषा परिवार। भाषा परिवार का मतलब ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज जिनमें या तो उच्चारण के आधार पर समानता है या उनमें किसके आधार पर समानता है, लेखन के आधार पर समानता, तब तो हमने भाषा परिवार। एक होता है उसका काल विभाजन, जैसे आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे तो हिंदी साहित्य में आप क्या पढ़ रहे थे, उसका काल विभाजन पढ़ रहे थे। तो परिवार और समय दोनों में अंतर है, समय को हम क्या कहते थे, हिंदी में काल कहते हैं। तो जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है इसके विकास की जब हम बात करते हैं, इसी के अंतर्गत हमारी भाषा आती है हिंदी। ठीक, हिंदी का जो विकास है वो किसके हुआ है, भारतीय आर्य भाषा के रूप में हुआ है, भारतीय आर्य भाषा परिवार। ठीक, इसके विकास की बात करेंगे तो हमें इसके साथ में लिखना पड़ेगा भारतीय आर्य भाषा काल। काल का मतलब किस तरह से उस भाषा का विकास हुआ है। काल विभाजन क्या कहते हैं, भाषा के विकास को काल विभाजन कहते हैं, चाहे वो भाषा का विकास हो या किसी चीज का भी विकास हो उसे कहते हैं काल विभाजन। चाहे आप इतिहास का काल विभाजन पढ़े, आप किसी भी सब्जेक्ट के काल विभाजन पढ़े, चाहे हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़े जो हमने पीछे पढ़ा था, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन था। हम किसका काल विभाजन पढ़ेंगे, भाषा का। कौन सी भाषा का, भारतीय आर्य भाषा काल। तो इसे क्या कह देंगे हम, भारतीय आर्य भाषा काल। तो जो भारतीय आर्य भाषा का जो समय है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है भारतीय आर्य भाषा काल को। ठीक, इसमें पहला कौन सा है, थोड़ा सा इसे ऊपर लिखेंगे जिससे वो दिखाई देने लगे, तीनों एक में ही आ जाए, रफ ना करना पड़े इसे। तो पहला कौन सा है, सबसे पहले तो भारतीय आर्य भाषा काल। भारतीय आर्य भाषा काल इसे कितने वर्गों में बांटा है, 3 वर्गों में। ठीक, आप अपने नोट्स में ध्यान रखना, देखते रहना, जहां भी आपको लगे मिस्टेक है वहां तुरंत बता देना या पूछ लेना जो भी पूछना हो। इसमें सबसे पहला कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये कब से कब तक है,
तो ये आ जाएगा बीसी में 1500 बीसी से लेकर कब तक 500 बीसी तक। गेट बंद कर दो ऊपर से। 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, किसमें 1000 बीसी लिखा हुआ है? ठीक, 1500 बीसी से लेके कहां तक हो जाएगा? 500 बीसी तक लिखा है तो उसे सही कर लो, ये सही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। फिर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है आपका 2 वर्गों में। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं। तो जैसे हिंदी का पूछे, जब भी आपसे पूछे कि हिंदी की आदिजन्मी क्या है? संस्कृत। जो हमारी भाषा है हिंदी, इस हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ है? संस्कृत भाषा का। मतलब कल जो हमने पढ़ा था उसमें लैंग्वेज के रूप में स्पेशल हिंदी कहीं नहीं था, उसमें हम भाषा की बात कर रहे थे। केवल भाषा की डेफिनेशन बताई थी कि बोलना या कहना ही क्या होता है? भाषा होता है। अपने विचारों को व्यक्त करना क्या होता है? भाषा। इसमें अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। और जब भी पूछा जाएगा हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है या हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। किसी भी चीज का जब विकास होता है तो ये नहीं होता कि डायरेक्ट किसी चीज का विकास हो गया। जैसे हमने मानव के विकास के बारे में थोड़ी सी बात की थी कल, तो ये नहीं था कि जो होमोसेंट्रिस मानव आप जो वर्तमान में देख रहे हैं इसका विकास की एकदम से हो गया होगा। उसका एक क्या होता है? चरण होता है। धीरे धीरे चीजें क्या होती रहती है? इंप्रूव होती रहती हैं और एक उसका आदर्श रूप मिल जाता है जाकर के। तो संस्कृत से हिंदी का जो विकास है उसी को क्या कहेंगे? हिंदी भाषा का विकास। सबसे पहली कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप होते हैं। एक रूप जो होता है वो कहलाता है वैदिक संस्कृत, और दूसरा रूप इसी का कौन सा है? लौकिक संस्कृत। ठीक, वैदिक संस्कृत कब से कब तक? तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक, और ये 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। बीसी में डेट हमेशा क्या रहती है? ज्यादा से कम की ओर चलती है। ये किसी दिन समझा देंगे, इतिहास के क्लास में कई बार समझा भी दिया है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, 1000 बीसी से 500 बीसी तक कौन सी रहेगी? लौकिक संस्कृत। ये दोनों रूप किसके हैं? संस्कृत के ही रूप है। जिस समय प्राचीन संस्कृत, जिस समय संस्कृत में वेदों की रचना हुई या वेदों की रचना के समय जो संस्कृत की भाषा थी वो कौन सी कहलाती थी? वैदिक संस्कृत। मतलब वैदिक सभ्यता में जो संस्कृत का प्रयोग होता था वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। फिर वैदिक सभ्यता के बाद या वैदिक सभ्यता के ही उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 2 भागों में पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। उत्तर वैदिक काल में जो भाषा आ गई वो कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब है वह भाषा जिसमें वेदों की रचना के अलावा अन्य लोक साहित्य लिखा गया। देखो, लोक शब्द आपने पीछे भी पढ़ा था, संविधान में भी पढ़ा है। लोक, लोक का मतलब होता है ऐसा साहित्य जो लोगों के लिए प्रयुक्त है, लोग जिसे पढ़ सकते हैं, जिसे लोगों के लिए आसान है जो चीज, वो है लोक। तो लोक साहित्य का जो लेखन हुआ जिसमें अन्य कथा कहानियां वगैरह जो लिखी गई, अन्य कविताएं जो लिखी गई, किसके अलावा? धार्मिक ग्रंथों के अलावा। धार्मिक ग्रंथों के अलावा आपको बहुत सारे ग्रंथ मिल जाएंगे जब इतिहास के आप साक्ष्य के रूप में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे जो धार्मिक जुड़े हुए नहीं थे, धर्म से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी वो कौन से थे? साहित्यिक ग्रंथ थे। तो धार्मिक ग्रंथों के अलावा अन्य जो साहित्यिक ग्रंथ हैं वो कौन से कहलाते हैं? लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य जो लिखा गया है वो कौन सी भाषा में है? लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। तो वैदिक साहित्य लिखा गया है वैदिक संस्कृत में और लोक साहित्य लिखा गया है लौकिक संस्कृत में। संस्कृत के कितने रूप हो जाएंगे? 2। लौकिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत क्यों कहते हैं? इसके पीछे का कारण यह है कि जिस समय ये संस्कृत भाषा का शुरुआत हुई थी, भाषा कहीं विकसित हुई थी संस्कृत के रूप में, तो बहुत कम मतलब संख्या थी एक संस्कृत को बोलने वाली, पढ़ने वाली, उसे समझने वाली। और उसी समुदाय को जो संस्कृत को पढ़ लेता था, बोल लेता था, समझ लेता था, या संस्कृत का ज्ञान जिसे था, उसे हमारी वैदिक सभ्यता में नाम दिया गया ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो केवल किसे जानता था? इस संस्कृत को जानता था। और आपको पता है जो वर्ण व्यवस्था आप देखते हैं, जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो किसके आधार पर हुई थी? कार्य के आधार पर। तो पहले ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण है कोई व्यक्ति तो वो ब्राह्मण, उसके बच्चे भी ब्राह्मण होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई व्यक्ति शूद्र है तो उसके बच्चे भी शूद्र होंगे। वो कर्म पे आधारित था, जो जैसा कर्म करेगा वो उस श्रेणी में आएगा। शुरुआत इसी रूप में हुई थी। ठीक, तो जो वैदिक संस्कृत है
वैदिक संस्कृत में बहुत कम वर्ग ऐसा था जो संस्कृत को जानता था, क्योंकि उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता थी। कुछ लोग और आए, उन्होंने संस्कृत का थोड़ा सा विस्तार किया, लोगों के बीच में सब संस्कृत को पहुंचा दिया, तो वो संस्कृत कौन सी कहलाने लगी? लौकिक संस्कृत। मतलब ये एक वर्ग तक सीमित नहीं रही है भाषा, तो ये कौन सी होगी? लौकिक संस्कृत होगी, मतलब लोगों के बीच में पहुंच गई भाषा। तो संस्कृत के दो रूप हो जाएंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मतलब इस समय में केवल दो ही भाषाएं विकसित हुई थी, संस्कृत के ही दो रूप थे, एक तो वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। फिर इसका दूसरा रूप आता है किसका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का। दूसरा रूप कौन सा है? उसे कहते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। कब से कब तक? 500 BC से लेकर 1000 AD तक। ठीक, ये आपका कौन सा हो जाएगा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। मध्यकालीन का मतलब है कि इतिहास का वह चरण जिसमें इस भाषा का विकास हुआ है, मतलब संस्कृत के बाद की जो भाषाएं आई हैं उसे कहते हैं मध्यकालीन। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं और जब आप भाषा को पढ़ते हो, दोनों चीजें क्या है? अलग अलग है, दोनों का टाइम पीरियड क्या है? अलग। तो इसका मतलब ये नहीं कि मध्यकालीन इतिहास की बात हो रही है। इतिहास कब की बात हो रही है? जब से महात्मा बुद्ध, या जब से ही हम AD में प्रवेश करते हैं तब तक की बात हो रही है। तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो जुबैर, क्या बातें कर रहे हो? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4। सबसे पहला कौन सा है? पाली भाषा। पाली भाषा का जो समय काल है वो कब से कब? 500 BC से लेकर 1 AD तक, 1 AD तक। ठीक। दूसरी इसमें कौन सी हो जाएगी? प्राकृत भाषा, 1 AD से लेकर 500 AD तक। तीसरी कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश भाषा, 500 AD से लेकर 1000 AD। ठीक। अब देखो 3 आ गए इसमें, यहां पे आके लास्ट हो गया 1000 AD तक। हमें कहां तक जाना था? 1000 AD तक। फिर भी उसके बावजूद इसमें चौथी जुड़ी हुई है, उसका नाम क्या है? अवहट्ट। अवहट्ट भाषा कब से कब तक? 900 AD से लेकर 1100 AD। ठीक। पाली भाषा, पाली भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किसने दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भाषा प्रयोग की गई उसे क्या कहते थे? पाली भाषा कहते थे। और पाली भाषा के बारे में जो आपको स्पेशल एक बात याद रखनी, ये कौन सी है? प्रथम लोक भाषा है, प्रथम लोक भाषा। ठीक। हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में आप एक बहुत अच्छी चीज ये देखते हैं कि जो धर्म हमारे सनातन धर्म के बाद में आया था वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अभी भी बौद्ध धर्म है वो दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। उसका कारण यह था कि बौद्ध धर्म में एक मार्ग था जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया, उसे कहते थे मध्यम मार्ग। आपसे पूछा जाएगा मध्यम मार्ग की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने एक रास्ता बताया था मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब ये था जो सबके लिए सहूलियत वाला रास्ता हो, जिसमें गृहस्थ लोग भी रह सकते हैं, जिसमें सन्यासी लोग भी रहते हैं, जिसमें महात्मा भी रह सकते हैं, कारोबारी कोई व्यक्ति है वो भी रह सकता है, सबके लिए आसान जो रास्ता बताई वो महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का ओरिजिन किया, क्योंकि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो एक मार्ग दिया गया है मध्यम वर्ग, उसमें यह है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको थोड़ी सी सहूलियत दी गई है, अगर आप सन्यासी जीवन में हैं तो आपको ज्यादा मतलब उसमें कठोरता से पालन करना पड़ेगा, और गृहस्थ में तो कम कठोरता से पालन करना पड़ेगा। इसी के साथ में जब आप जैन धर्म को देखते हैं तो जैन धर्म का ओरिजिन जो है महात्मा बौद्ध धर्म से पहले का है। जैन धर्म की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से पहले से हुई है, लेकिन महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के बाद में आए हैं। ठीक, दोनों चीजें अलग अलग हैं। महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति हैं बौद्ध धर्म के, जबकि महावीर स्वामी अपने ही धर्म में कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। ठीक, तो महावीर स्वामी से पहले 23 लोग हो चुके थे जैन धर्म में, जबकि महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति हैं। तो अगर दोनों में पूछा जाए, कई बार एक बार क्वेश्चन आया भी है कि दोनों में प्राचीन धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म प्राचीन है दोनों में। ठीक, बौद्ध में और जैन में जब तुलना की जाएगी तो जैन धर्म क्या है? प्राचीन है। बौद्ध धर्म जैन के बाद में आया है। महात्मा बुद्ध की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जहां भी जाते थे तो लोगों की भाषा में बात करने का प्रयास करते थे, जैसे कि वहां के लोग उस भाषा को समझे।
और ये एक अच्छा माध्यम होता है। जब भी आप भविष्य में कहीं क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जब जॉब करने जाएंगे, तो वहां इस चीज को ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं, कहीं भी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहां की लोकल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, बजाय इसके कि आप वहां एक, जैसे एक मानक रूप होता है हिंदी का, जो खड़ी बोली जो इस समय हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हिंदी का क्या है, मानक रूप है, जिसे हम खड़ी बोली कह देते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि हिंदी का मानक रूप कौन सा है, तो वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली की जो हिंदी है वो हिंदी का क्या है, मानक रूप है। तो जब भी आप किसी भी क्षेत्र में इस तरह से जाएं, जब आप लोकल लैंग्वेज में वहां के व्यक्तियों से बात करेंगे, तो वो व्यक्ति आपसे क्या हो पाएंगे, ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। कोई बात नहीं, इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्यों वेदपाल, ठीक, ये कल ही बता दिया था। इस तरह से मतलब असहज होकर मत बैठना कि ऑनलाइन क्लास है, आप जैसे बैठते थे वैसे ही, बस शोर में थोड़ी सी कमी करनी है। तो शोर तुम ज्यादा मचाते थे, वो शोर कम करना है, बाकी जो भी डाउट होगा उससे तुरंत पूछ लेना क्लास में। कोशिश ये करेंगे कि डाउट ना बने, क्योंकि तुम तो पूछ लोगे, फिर ऑनलाइन वाले बच्चे डाउट नहीं पूछ पाएंगे। तो इतनी बारीकता से उसे लेके चलेंगे, इसलिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, स्पेशल है। क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे कहाँ डाउट पूछेंगे बेचारे, कमेंट में करेंगे दूसरे दिन, इतना समय नहीं होता है कि वो कमेंट पढ़ने बैठ जाए, ठीक। तो महात्मा बुद्ध की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जहां जाते थे लोकल लैंग्वेज में अपनी बात करते थे, लोकल लैंग्वेज में। और महात्मा बुद्ध से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति आपको भारत के अंदर दिखाई दे रहा है प्रभावित है, वो है मोदी जी। मोदी जी जहां भी जाएंगे, भले ही 4 शब्द याद करें उस भाषा के, उन्हें कहीं भी भेज दो, उन्हें तुम असम भेज दो, उन्हें नागालैंड भेज दो, कहीं ना कहीं से मतलब टीम वर्क होता है, टीम उनकी, अब जैसा व्यक्ति चाहेगा वैसा काम करेगा, टीम इतने लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो 2-4 शब्द निकाल लेते हैं, जिससे वहां की जनता बहुत खुश हो जाती है। वाह, मोदी जी तो मेरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मोदी जी तो घर के व्यक्ति हैं, मोदी जी बदायूं आए थे तो कह दिया था बदायूं से मेरा पुराना नाता है। मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां उनका क्या है, पुराना नाता है, क्योंकि वो लोगों की कहते नहीं एकदम से अंदर तक लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं उनकी लैंग्वेज में बात करके। अब तुम्हारे यहाँ के कोई व्यक्ति कह दिया और बताओ क्या हाल चाल है, एकदम से खुश हो जाओगे, बोले अरे ये तो अपने बीच का व्यक्ति है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मतलब आप दूसरे प्रदेश में हैं, आप भोजपुरी बोल रहे हैं, बिहार में हैं, अपने यहाँ का कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे पता है कि ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, इसकी लैंग्वेज ये है, और एकदम से आपके कंधे पे हाथ रखे और सुना क्या हाल है, ठीक है, बढ़िया, ऐसे करके अगर बात कर देगा तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही भाव आ जाएगा, एकदम भाईचारे वाला भाव, बोले ठीक ये। इसी तरह बिहारियों में देखो, बिहारी जो लोग हैं वो दूसरे जब भी स्टेट में जाते हैं, कोई भोजपुरी बोल देता है उनसे, अलग ही बॉन्डिंग हो जाती है फिर उनकी, फिर वो अलग लेवल में रहते हैं। तो भाषा का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने बताया, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों में जो भाषा लेके आए वो कौन सी थी, पाली भाषा। अब जो पाली भाषा, भाषा का कोई इस तरह का मानक रूप नहीं था कि पहले से कोई भाषा थी पाली, उसमें महात्मा बुद्ध बोलने लगे, नहीं। मतलब जब आपके यहाँ कोई भाषा बोली जाती तो हम कहते थे हिंदी है, जबकि एक्चुअली में जो हमारे यहाँ होती है वो हिंदी का मानक रूप नहीं है। हिंदी का मानक रूप तो खड़ी बोली है जो अभी हम इस समय प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बोली जाती है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का भी शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि हम बहुत दूर पढ़ते हैं ब्रज क्षेत्र में भी। हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो है ब्रज भाषा, बदायूं की बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज, ठीक। तो ब्रज भाषा क्या होगी, यहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। ये जो बाद में जो भाषा का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, उपभाषाएं जिन्हें हम कहते हैं, ये बाद का कॉन्सेप्ट है। पाली भाषा एक ऐसी भाषा थी जहां जिस क्षेत्र में उपदेश दे रहे थे, आप पूर्वांचल में चले जाएंगे तो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो उस समय था महात्मा बुद्ध से, वो कौन सा था, पूर्वांचल का क्षेत्र, बनारस है, जौनपुर है, कुशीनगर है, नेपाल है, ये जो तराई का क्षेत्र आता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, वहीं से ओरिजिन हुआ, वहीं से प्रारंभ हुआ बौद्ध धर्म का। तो वहां की जो लैंग्वेज थी लोकल लोगों की, उसी लैंग्वेज में महात्मा बुद्ध ने अपनी बात को रखा। अपनी बात को जब रखा तो कई बार होता है आप अपनी लैंग्वेज में, जब लोगों की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, एक दो बात नहीं भी पसंद आएगी तब तक वो चला लेते, बोले चलने दो, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। अब जब बहुत अच्छी लैंग्वेज में जब बात कर रहे होते हैं तो लोग टोका टाकी बहुत करते हैं, बोले ये शब्द ऐसा नहीं है, ऐसा है। गांव की लैंग्वेज में इतना लोग ध्यान नहीं देते लैंग्वेज की तरफ। महात्मा बुद्ध ने वही किया, और महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी पाली भाषा, वो क्या बन गई, हमारे भारत के अंदर प्रथम लोक भाषा बन गई, मतलब लोगों के अंदर पहुंचने वाली पहली भाषा। महात्मा बुद्ध का यह था कि अगर भगवान एक ही भाषा में सुनते हैं तो कोई भगवान नहीं है। और ये सही बात है, भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम इस भाषा में आके मुझसे बात करो। वैदिक संस्कृति में ये हो गया था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते काफी चीजें परिवर्तित हो गई और लोगों ने एक तरह से अधिकार कर लिया भगवान के ऊपर। बोले तुम्हें संस्कृत आती है, बोले नहीं संस्कृत हमें नहीं आती, बोले तो भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा क्या करना होगा, बोले तो हमारे पास आओ, हम तुम्हारी बात को संस्कृत भाषा में भगवान को बताएंगे।
तो वो क्या करते थे, तुम्हारी बात को संस्कृत भाषा में भगवान को बताते थे, भगवान फिर उस पर एक्शन लेते थे, ऐसा उनका कहना था। जबकि ऐसा कतई नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में भगवान की प्रे करोगे, प्रार्थना करो, भगवान तो उस लैंग्वेज में सुन लेगा। सबसे ज्यादा भाषाओं का जो ज्ञान है वो किसके लिए है? भगवान के लिए है। तो यही बात महात्मा बुद्ध ने जनता के बीच में जाके कही कि आप जिस भाषा के बंधन में बंधे हुए हो, जिस संस्कृत भाषा को आप ये कहते थे हमें संस्कृत नहीं आती तो भगवान हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी बात को किसी भी भाषा में कह सकते हो, किसी भी भाषा में बोल सकते हो, और भगवान अगर इस रूप में बंधन में है तो वो भगवान नहीं है। भगवान भाषा के बंधन में नहीं हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये बात की, लोगों को ज्यादा समझ में आ गई, ज्यादातर लोगों से प्रभावित हुए। ग्रामीण क्षेत्र था, कृषि करने वाले लोग थे। हमारी संस्कृति क्या कहती थी? बोले सुबह उठ के उठो, स्नान करो, सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो। अब गांव में व्यक्ति खेती कर रहा है, किसी कारणवश खेत में रह गया, ठीक, घर नहीं आ पाया सूर्यास्त से पहले, तो वो खाना नहीं खाएगा। ठीक, लाइट आ गई, लाइट चल रही है, अभी का समझ लो ट्यूबवेल चल रहा है, तुम कह रहे 2 घंटे की भराई रहेगी। अब क्या करते तुम? अगर ऐसा प्रावधान होता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाएगा, तो एकदम से भागते घर के लिए, बोले पहले खाना खा लो। तब तक पता चला पानी किसी दूसरे के खेत में पहुंच गया। ये थोड़ी सी कमियां रही थी वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक काल में आके। वैदिक संस्कृति बहुत अच्छी थी और उसका फायदा दूसरे धर्मों ने उठाया। फिर हम आते हैं दूसरी भाषा, प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी ने वो काम किए जो लगभग महात्मा बुद्ध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी से पहले 23 जो तीर्थंकर थे वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे। ठीक, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी ने जो स्थान दिलाया जैन धर्म को, वो पीछे वाले तीर्थंकर नहीं दिला पाए। महावीर स्वामी लगभग वही काम कर रहे थे जो महात्मा बुद्ध कर रहे हैं। महावीर स्वामी भी उसी वे में आ गए। महात्मा बुद्ध भी लोक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी ने भी लोक भाषा का प्रयोग किया। और महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वो भी किसमें दिए? लोक भाषा में। अब महावीर स्वामी जिस क्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं वहां की भाषा है प्राकृत। तो जो प्राकृत भाषा है इसका प्रयोग किसने किया? महावीर स्वामी ने। और ये क्या बन गई? हमारी द्वितीय लोक भाषा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, पहली लोक भाषा पूछा जाएगा पाली, द्वितीय लोक भाषा पूछा जाएगा प्राकृत। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से, यूपी पुलिस और एसआई में तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। फिर तीसरी कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। अब किसी भी चीज का जब प्रारंभ होता है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत सारे लोग उसी रास्ते पे चलने को तैयार हो जाते हैं। पहले आया MBA चाय वाला, चल गया। फिर आया BTech चाय वाला, फिर आया BA चाय वाला, फिर आया MA चाय वाला, फिर आया बेघर चाय वाला। इस तरह से इतने चाय वाले आगे, अब सब चाय वाले थोड़ी चल जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है? भारत में एक कहते हैं भेड़ चाल वाली प्रकृति है, पहले से ही है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो दूसरे बाबा भी उसी रास्ते पे चलने लगे, बोले हम भी राजनीति में आ जाएंगे तो हम भी आगे चल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक, तो बहुत सारे बाबा ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे मतलब कार्य कर रहे हैं जिससे वो राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जो काम एक व्यक्ति कर चुका होता है वो जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति भी उसको कर सके। वो परिस्थितियां होती है किस तरह से व्यक्ति बना है, व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बनता है, और परिस्थिति में कैसा बनाया है व्यक्ति को, और दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी करना चाहे तो दोनों में बहुत अंतर होता है। और रियल में बहुत अंतर होगा, कॉपी वाले में, रियल वाले में बहुत अंतर होगा। तो योगी जी जो मुख्यमंत्री बने वो रियल है। राजनीति उनके मतलब मत से राजनीति वहां शुरू होती है। उनसे पहले जो उनके गुरु थे वो राजनीति करते थे, उन्हें जो विरासत में मिली हुई राजनीति है वो उसके अनुसार राजनीति कर रहे हैं। तो दूसरे जो बाबा हैं वो इसी रास्ते पे चलने के प्रयास कर रहे हैं कि हम भी आगे चल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यही काम उस समय हुआ था। जो दूसरे लोग आए समाज में, वो भी क्या करने लगे? लोक भाषा का प्रयोग करने लगे। अब कोई बदायूं आ गया तो यहाँ की लोक भाषा का प्रयोग करने लगा। लोगों को पता चल गया कि ग्रामीण लैंग्वेज में बोलोगे तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे। फिर हमारा जो विभाजन हुआ बाद में, तो विभाजन में जब दिक्कत हो रही थी लैंग्वेज में, पाली प्राकृत बड़ी भाषाएं थी तो इन्हें अलग रखा गया। फिर जितनी भी इस तरह से भाषाएं विकसित हुई, लोकल क्षेत्र की भाषाएं, उन सबको एक में समेट के रख दिया गया और उसे हमने कह दिया अपभ्रंश। फिर जब अपभ्रंश हम आगे आके पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, गुजराती का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, मराठी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो जब बहुत सारी इस तरह से भाषाएं मतलब बोली जाने लगी, अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हो गई लोक भाषाएं, तो हमने कहा अब दिक्कत हो जाएगी। अब इन सारी लोक भाषाओं को उठाओ और एक डिब्बे में बंद कर दो और उस डिब्बे के ऊपर लिख दो अपभ्रंश।
जिसे भी चाहिए होगी अपनी भाषा इस अपभ्रंश से निकाल सकता है वो। तो अपभ्रंश एक प्रकार का ऐसा डिब्बा है जिसमें सारी लोक भाषाएं हैं, जिसमें से कोई सी लोक भाषा आप निकाल सकते हो, बस दो भाषाएं अलग हैं, वो है पाली और प्राकृत। उसके बाद जितनी भी लोक भाषाएं आएंगी वो सब किसमें है, अपभ्रंश में। हिंदी का भी प्रारंभ एक लोक भाषा के रूप में हुआ था, जिसका विकास किससे हुआ है, सौर से भी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, तो अपभ्रंश भाषा होगी। अपभ्रंश के बाद जो एक चरण ऐसा आया कि जब भी किसी चीज का विकास होता है, जब भी भाषा का विकास होगा, तो कल भी बताया था कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये गांव और इसके पड़ोस का गांव और दोनों की लैंग्वेज चेंज हो। दोनों की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा समानता होगी। कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये वाला भोजपुरी बोल रहा है, ये वाला ब्रज भाषा बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने देखा हो तो बताओ नहीं। अगर तुम्हारे गांव में जो शब्द बोले जाते हैं वो जरूर है कि पड़ोसी वाला गांव समझता होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये तुम्हारे गांव में क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, इसका अर्थ क्या होता है। मतलब इतने क्लोज होते हैं व्यक्ति लोग एक दूसरे के, वो सारी भाषाओं को समझते हैं। जब आप 200-300 किलोमीटर क्रॉस कर जाते हो तब कहीं ऐसे शब्द आपको जाके मिलते हैं जिन शब्दों पे हो सकता है आप ना समझें। और एक और लंबा दायरा जब आप तय कर लेते हैं लगभग 1000 किलोमीटर का, तब भाषा में बहुत बड़ा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसकी शब्दावली में परिवर्तन हो जाता है, क्षेत्रीय जो शब्द होते हैं उनका क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है उसमें। तो फिर भाषा का जाके क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। वहीं से भाषा का क्या होता है, परिवर्तन। तो जो लोकल स्तर पे बोली जाती है भाषा उसे हम कहते हैं बोली। आगे हम पढ़ेंगे बोली, बोली के बाद उपभाषा, भाषा, उपभाषा के बाद भाषा। ठीक, तो अपभ्रंश से क्या हुआ, जो आधुनिक भाषाएं हुई उनका विकास हुआ। फिर हम अपभ्रंश से किसमें आ रहे थे, मध्यकालीन के बाद तीसरा चरण कौन सा आएगा, आधुनिक भारतीय भाषाएं या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। भाषा काल। कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछो। 1000 AD से लेके वर्तमान तक का जो समय है उसे किसमें रखा जाता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में। कौन क्या पूछ रहा था, अभट्ट के बाद। देखो प्राचीन हिंदी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में 3 आ जाएंगी। एक तो प्राचीन हिंदी, दूसरी मध्यकालीन हिंदी, तीसरी हो जाएगी आपकी, रोमन संख्या में लिखो, आधुनिक हिंदी। ठीक, प्राचीन हिंदी का जो समय है वो कब से रहेगा, 1000 AD से लेकर 1450 तक। ये आपका रहेगा 1450 से लेकर 1850, और ये आपका रहेगा 1850 से लेकर वर्तमान समय तक। ठीक, अब जब हम आ रहे थे अपभ्रंश से किसमें, प्राचीन हिंदी में, तो इसी के बीच में कुछ ऐसा समय लगा जिसमें हमें परिवर्तन करने में बहुत समय लग गया। उसको कहते हैं हम अभट्ट।